नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे हमारे। आज हम लोग कक्षा 8 की ज्योग्राफी की बुक, भूगोल की बुक की डिस्कस करने वाले हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कक्षा 8 की आज हम कुछ चैप्टर्स या एक्सरसाइज को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें आपको इकाइयाँ 8 हैं, जिसमें आज पहली इकाई कोशिश करेंगे कि हम लोग करें, क्योंकि पहली इकाई सबसे बड़ी है और ये संसाधन मीन्स रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है। और इसके बारे में पहले बात करें तो संसाधन क्या है। तो मानव आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली, आप कह सकते हैं, सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन होती है। यानी जो भी चीज़ आप इस अर्थ पे यूज कर रहे हैं वो क्या है, रिसोर्स है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब आपके यूज में आ रहा है तो वो आपका रिसोर्स है। ठीक है, और इसकी उपयोगिता तो अनंत है। आप इसको देखिए, आप बहुत संसाधन मतलब क्या, रिसोर्स का हर जगह यूज है। अब रिसोर्स को भी दो तरह से बांटा गया, एक नेचुरल रिसोर्स, एक आर्टिफिशियल रिसोर्स या मेन मेड रिसोर्स। ठीक है, ये 3 पार्ट में बांटा गया। अब 3 पार्ट में कैसे बांटा गया, एक नेचुरल है जो प्राकृतिक है, जैसे पहाड़ कौन बनाया है, हम नहीं बनाया है, माउंटेन। ठीक है, ये नेचर बनाई है, नदियाँ नेचर बनाई है, हवा नेचर बनाई है, पेड़ पौधे सब नेचर बनाया। फिर दूसरा आता है आर्टिफिशियल, जो इंसान बनाया है। जैसे कार बनाया है, किससे, लोहा से। लोहा कौन बनाया है, नेचर बनाया था, लेकिन उससे कार बनाया है इंसानों ने, तो आर्टिफिशियल। और तीसरा एक आता है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन जिसे मानव संसाधन भी कहते हैं। इंसान खुद एक ऐसा संसाधन है जो अन्य संसाधन को पैदा कर रहा है, इसलिए ह्यूमन को भी एक रिसोर्स लिया है। इसके 3 इंग्लिश मीनिंग बात करें तो एक नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, ह्यूमन मानव संसाधन। कहते हैं ना, मानव संसाधन विकास मंत्री, ऐसे भी बहुत सारा होता है। ठीक है, तो संसाधन के प्रकार में देखो, यही चीज़ों के बात को एलोबरेट किया गया है। एक प्राकृतिक संसाधन होता है जिसमें मिट्टी, भूमि, वनस्पति, जैविक संसाधन, खनिज, ये सारे उसी में आते हैं। फिर आता है मानव संसाधन, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। ठीक है, ये उपयोग और निर्माण दोनों करता है। और तीसरा मानव निर्मित संसाधन, इसमें आपकी जो मानव के द्वारा, जैसे मकान, कार्यालय, ये सब मानव निर्मित कार्यालय में आता है। तो जल्दी बढ़ते हैं, चैप्टर मतलब आगे बढ़ते हैं। फिर संसाधन को उसी हिसाब से देखो बांटा भी गया है। प्राकृतिक संसाधन विभिन्न आधार पर बटी और उपवर्गों में बटी है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे संसाधन को 3 बांटा, तो प्राकृतिक संसाधन को बहुत तरह से बांटा गया है कि आप उसका विकास कैसे है, उपयोग कैसे करते हैं, उत्पत्ति कैसी है, उपलब्धता कैसी है, वितरण कैसा है, स्वामित्व कैसा है। समझे, ये समझने वाली चीज़ है आसान। और बाकी सब चीज़ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले विकास और उपयोग के हिसाब से प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करें तो हम पहला है वास्तविक, संभाव्य। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक और संभाव्य। ठीक है, जैसे कि उन वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हो। जैसे कि हम अंदाज़ा लगा लिए, और कुछ चीज़ों को हम, जैसे कि हम जान गए कि हमारे अर्थ पे कितना पेट्रोल बचा हुआ है, मीन्स कि इतना है और इतने साल तक और यूज करने लायक है। तब ना हम लोग परेशान हो गए कि अरे कोई और सोर्स ढूंढो, कुछ दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। सोना कितना है, अवरक कितना है, यानी हमारे अर्थ में जो वास्तविक जिसका अमाउंट पता है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो संभाव्य संसाधन, जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं है, उसका अभी हम यूज भी उतना नहीं कर रहे हैं और उतना उसका मात्रा भी ज्ञात नहीं है, तो संभावना है कि ये इतनी है, तो ऐसे को संभाव्य कहते हैं। जैसे यूरेनियम वगैरह, थोरियम, आपका ये सब संभाव्य संसाधन में आते हैं। अब दूसरा, अगर मैं संसाधन की टाइप देखो, ये आपका विकास और उपयोग वाला डन हो गया। ठीक है, अब आते हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन की बात करें, ठीक है, तो यहीं पे आपको मिलेगा। देखिए, जैव संसाधन की बात करें तो पेड़ पौधे, जैविक, बायोटिक, एबायोटिक इसको कहते हैं इंग्लिश में, पेड़ पौधे। अजैव की बात करें, जो पेड़ पौधे नहीं हैं, जैसे नदियाँ, तालाब, ये सब अजैव संसाधन। फिर तीसरा आपको उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय,
इसको इंग्लिश में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं, एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः नॉर्मल सी बात है, पेट्रोल दुनिया में लिमिटेड है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सनलाइट, जब तक सूरज चांद रहेगा ये पृथ्वी रहेगी, तो सनलाइट खत्म नहीं होने वाला। तो ये आपका क्या है, ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी पेट्रोल और नवीकरणीय है, नवीकरणीय फिर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको बनाया जा सके, रिन्यू किया जा सके, ठीक है, फिर नवीन आपको मिल सके, नए मिल सके, तो वो सनलाइट है और नवीकरणीय में पेट्रोल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई की पॉइंट्स नहीं था, चलिए हाँ नहीं था। चलिए अब कुछ चीज़ें जैसे कि आपके संसाधन में आपका एक और टर्म है जो उसको देख लें। फिर आपका आता है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। यहाँ से आप देखेंगे सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक, जैसे कुछ चीज़ें हर जगह है, जैसे हवा हर जगह है, मिट्टी हर जगह है, पेड़ पौधे हर जगह है, ये सब जगह है। लेकिन अगर सोना की खदानें कुछ खास जगह है, पेट्रोल कुछ खास जगह है, कुछ खास जगह अवरक है। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन को आप इससे डिफर कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सोना इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो 4-5 इससे कुछ रहेंगे और इससे आपसे उस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं स्वामित्व के हिसाब से। तो स्वामित्व ये स्थानीय वाला तो मैंने बता दिया था। चलिए स्वामित्व के हिसाब से इनसे 3 निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बांटा गया। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस डब्बे से आता है कि जैसे अगर मैं बात बोलूँ तो नॉर्मल सी बात है, ये तालाब या प्रॉपर्टी मेरा है तो ये मेरा निजी संसाधन हो गया। अब राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, जो राष्ट्र की सीमा के अंदर आता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्र के अंदर की चीज़ें, ठीक है। और पानी के अंदर अगर बात करें तो अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्रियल बाउंड्री जो है वो आपकी अगर सट रही है समुद्र से, जैसे इंडिया के बारे में बात करें, तो उससे 19 किलोमीटर के दूर तक, 19 किलोमीटर के दूर, 19.2 किलोमीटर तक अगर पानी में कोई मान लीजिए कि कुछ भी है, जैसे यूरेनियम है, पेट्रोलियम है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर वहाँ पे मिल रही हैं, तो वो उसी देश का होता है जिसकी बाउंड्री के 19 किलोमीटर के अंदर वो है, ठीक है। और 19.2 से 200 किलोमीटर तक मान लीजिए कि यहाँ पे यूरेनियम की खान है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़, या पेट्रोलियम मिल गया बहुत बड़ा सा यहाँ पे भंडार, तो उसके बाद जो इस पे जो डिसीजन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आ जाता है। इस पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मीटिंग होती है, डिसीजन होती है और उस पे फैसला सुनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर आने वाली संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन, 200 किलोमीटर के संसाधन को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन डिसीजन उस पर की जाएगी, ठीक है। 19 से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जिस पर आपका कब्जा है। 200 किलोमीटर से आगे का खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें कुछ बातें यहीं दी और कुछ नहीं। चलिए अब इतना जो आपका कह सकते हैं कि संसाधन है, ये किस वजह से इतना अलग अलग जगह होता है, तो इसका कॉज है अक्षांशीय विस्तार, यानी आप इक्वेटर से कितनी दूर हैं इस पे भी डिसीजन होती है। समुद्र तट से आप कितनी दूर हैं इस पे डिसीजन होती है। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है इस पे भी डिसीजन होती है। स्थल रूप में भिन्नता के कारण भी अलग अलग जगह अलग अलग संसाधन उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ खास है नहीं आपके लिए, चलते हैं अगले पे। चलिए अब इससे जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लें, चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा सा देखें कि इसमें आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। चलिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। भूमि, आपने भूमि नहीं बनाया है, पंचायत भवन, हवाई अड्डा बनाया है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो आप सूर्य तो है, मिट्टी तो है, जल तो है, हवाई जहाज़ नहीं है। केरल में पाया जाता थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। थोरियम जो है अब केरल में पाया जा रहा है तो निजी नहीं होगा, संभव में नहीं होगा, नवीकरणीय और जैव संसाधन। देखो थोरियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो नवीकरणीय, ये ऊर्जा का तो कोई सोर्स नहीं है जो इसको फिर से पाया जाए, ये भी नहीं होगा। जैव संसाधन तो नहीं है,
संभाव्य में ही उसको हम करेंगे। केरल आप देखेंगे वहाँ के संभाव्य संसाधन कौन से, जिनकी संभावना है, मतलब इसका मतलब फिक्स है कि केरल में जो आपका थोरियम है उसका एक्चुअल क्वांटिटी अभी तक किसी ने पता नहीं की है, उसका कोई ऐसा यूज भी नहीं है, इसलिए उसको संभाव्य संसाधन में रखा गया है। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए आवश्यकताएं है सभी, ये तो सभी हो जाएगा, सब कुछ है। डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करती है। राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है। डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बुक की लाइन की है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मृदा, भूमि, मृदा और जल संसाधन। इस इकाई में, यूनिट में हम लोग यानी सॉइल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और वाटर के बारे में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अब भूमि का उपयोग क्या है, ये पूरा लिस्ट है। पेड़, कृषि, मकान, गांव, घर, हवाई अड्डा, कारखाना, सब में भूमि का यूज है। और जैसे भूमि में भी अलग अलग जगह अलग अलग तरह के भूमि का अलग अलग काम होता है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% पानी है और 29% क्या है, भूमि है। ठीक है, और भूमि भी सारी जगह समतल नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी भूमि में बहुत फ्लक्चुएसन है, कहीं माउंटेन है, कहीं पठार है, कहीं पे आपकी खाई है, वैलीज़ हैं, बहुत तरह की चीज़ें आपको भूमि में देखने को मिलती है। चलिए, फिर अगर मैं बात करूं कि जैसे एक की पॉइंट जो मिला था उसे मैंने अंडरलाइन किया। प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में रसदार फलों की खेती की जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि किस चीज़ों की खेती कहाँ पे की जाती है। और इसमें की पॉइंट कुछ ज़्यादा नीचे है, जैसे कि मैदानी भूमि में कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कारखाने लगाए जाते हैं। जो भी प्लेट्यू रीजन होता है उसमें कारखाने लगाए जाते हैं, वहाँ खेती नहीं होती है, भूमि बहुत कठोर होती है। और पठारी क्षेत्र में जहाँ खनिजें पाई जाती हैं और खनन कार्य के लिए मानसून जलवायु क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। और शीतोष्ण, ये जनरल चीज़ें आपको बताई गई। एक बात याद रखिएगा, प्लेट्यू जिसको हम लोग कहते हैं पठार ना, प्लेट्यू के बारे में ये भी है कि उसे कहा जाता है टेबल लैंड भी कहा जाता है, टेबल लैंड भी कहा जाता है पहला। और दूसरा उसे कहा जाता है बास्केट या बकेट ऑफ मिनरल्स, मीन्स खनिजों का आप कह सकते हैं खजाना, इस तरह का खनिजों का ट्रेजर ऑफ आप मिनरल्स कह सकते हैं, खनिजों का खजाना भी कहते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मुंबई के निकट दलदली भूमि, आप जानते हैं कि नवी मुंबई नाम का एक जगह सुने हैं। पहले वो दलदल हुआ करता था, उसमें वाटर जो दलदल उसको बनाता था, उसका जो सोर्स था उसको रोक कर उस ज़मीन को सूखा किया गया, ठोस बनाया गया और उस पर शहर विकास किया गया, जिसको नवी मुंबई कहते हैं। राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र, राजस्थान पहले गर्म इलाका, यहाँ पे बलुआही मिट्टी है और इस मिट्टी में खेती बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ तक सिंचाई पहुँचाने से वहाँ खेती भी अब शुरू कर दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग वर्ग के बारे में बोलें तो हमारा जो भूमि है उसमें वन क्षेत्र की भूमि है, कृषि कार्य के लिए भूमि है, प्रति भूमि है, प्रति मतलब रखी हुई भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, शुद्ध बोई भूमि है। भूमि की बात करें तो एक तो भूमि है जिसमें जंगल है, ठीक है। दूसरी भूमि है कि आप कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे कि कुछ ऐसी भूमि है जिस पे सड़क बना है, मकान बना है, उद्योग लगा है, व्यर्थ है, ऐसी भूमि में तो खेती नहीं होगा। रोड पे कोई खेती कर सकता है? नहीं है। बहुत सारा आप जो डेवलपमेंट करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, वो सब भी तो ज़मीन पे है। तीसरा भूमि प्रति मतलब खाली छुड़ी हुई, इसमें एक चालू प्रति होती है जो कम से कम 1 साल से आपकी खेती नहीं हुआ, 1 साल तक ही, मतलब आप खेती कर रहे थे, हो सकता है 1 साल कोई कॉज हो तो आप नहीं किए। अन्य प्रतिभूमि जो आप 5 साल तक, यानी 1 से 5 साल तक आपने उसमें कोई खेती नहीं की। उसके बाद चौथी भूमि होती है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी चारागाह की भूमि जिसमें खेती नहीं होती है, ग्रास वगैरह होता है उसमें होता है। कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन आपने 5 साल से अधिक नहीं खेती की है तो वो अभी बंजर के जैसे में ट्रीट की जा रही है। शुद्ध बोई गई भूमि जिसमें खेती हो रही है। ठीक है, चलिए, भूमि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है आपको पता ही है, आपको बहुत सारा ये जनरल टर्म है, आप इसको समझिए
कि भूमि संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब क्वेश्चन आएगा कि जैसे मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहते हैं। मृदा में पेड़ पौधे और सड़े गले अवशेषों का मिलन होता है। लोग तो कहते हैं कि पत्थर से ही मिट्टी बनती है, लेकिन मिट्टी कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसमें आप ह्यूमस यानी सड़ी गली चीज़ें ना मिली रहे, वो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, इसमें तो कुछ खास टर्म नहीं है तो इस सेक्शन में आ जाते हैं। चलिए, किसी स्थान में मृदा के निर्माण में वहाँ की मौलिक चट्टान। अब देखो, कोई पूछे कि मिट्टी कैसे बनती है तो कौन चट्टान है वहाँ, कैसी जलवायु है, कैसी वनस्पति है, कैसे जीवाणु है, कहाँ ऊंचाई है उसकी, और टाइम। और आपको बता दें, 1 सेंटीमीटर मोटी सतह अगर बनाना है तो उसमें हजारों सैकड़ों साल लगते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर, अभी मैं अगर लाइन खींच दूँ तो इतना बड़ा एक होगा सेंटीमीटर, या इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसको बनाने में आपको हजारों साल लग सकते हैं, इतना मोटा आपको बनाने में। ठीक है, यहाँ पे अब ये चीज़ें अगर मैं बोलूँ कि चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है, तो क्षरण हो रहा है, टूटना हो रहा है। तो ये क्षरण 2 तरह से होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव क्रिया और जल की प्रतिक्रिया से ये जैविक माना जाएगा। और कुछ चीज़ें जैसे तापमान बढ़ा घटा, तूफान आई, चट्टान की परत के फैलने सिकुड़ने से जो होता है, ये आपका भौतिक ऋतु क्षरण से भी आपकी सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी बनती है। अब मृदा की प्रकार की बात करें तो मृदा की प्रकार सारी मिट्टी हर जगह अलग अलग होती है। अब वो प्रकार डिसाइड होती है उसकी उर्वरता पे, कितना कौन जो उर्वरा शक्ति स्ट्रांग है यानी फर्टाइल है। दूसरा, गठन या संरचना कैसे वो बनी है, उसका शेप कैसा है, जैसे बलुआई, चिकनी। ठीक है, उर्वरा शक्ति में तो फेमस आपका जलोढ़ है, आपको पता है। उसके बाद बलुआई और चिकनी मिट्टी, और इसी में एक दोमट भी होगा। बलुआई मिट्टी में बालू ज़्यादा होता है, चिकनी मिट्टी में क्ले ज़्यादा होता है। क्ले जो होता है ना, वो आपका एक शेप वगैरह, जैसे मतलब एक क्ले जो होगा कि वो बहुत जल्दी होल्ड करेगा। जैसे अगर कोई बर्तन है और उसमें कोई छेद है तो उसमें आप क्ले लगा देंगे तो वो चिपक जाएगा। एक तरह से उसका जो पार्टिकल बहुत फाइन होता है और जैसे वो एक दूसरे को चिपक जाता है। मूर्ति वगैरह भी क्ले से बनता है। ठीक है, और दोमट मिट्टी में दोनों का अमाउंट सेम रहता है। बालू में बालू ज़्यादा, क्ले कम। चिकनी में क्ले ज़्यादा, बालू कम। दोमट में दोनों 50-50। अब रंग के आधार पर भी मिट्टी को डिसाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कि रंग के आधार पे यहाँ पे आपकी है लाल मिट्टी है, भूरी मिट्टी, आपकी बादामी, काली मिट्टी। ठीक है, ये सारी मिट्टी यहाँ पे। चलिए, तो ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब ये इसी के बारे में दी गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा एक क्विक व्यू ले लीजिए भारत में जो मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपको एक टेबल भी मिलेगा। चलिए, भारत में अगर मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो सबसे पहले पर्वतीय मृदा की बात करें तो पर्वतीय मृदा जो भी माउंटेन रीजन है, जैसे हिमालयन रीजन, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पर्वतीय मृदा यानी माउंटेनस सॉइल है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी वहाँ होती है जहाँ नदी बह रही हो और नदी की धारा में वो मिट्टी बह के आती है। तो देखिए, आपका ये पूरा रीजन उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा आपका जलोढ़ मिट्टी। और फिर इस रीजन में थोड़ा सा गुजरात के भी तरफ जो रीजन है, इस तरफ का दोनों जो है आपका जलोढ़ मिट्टी। फिर लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा स्पेशली प्लेट्यू रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका छोटा नागपुर रीजन जो है, आपका प्लेट्यू रीजन, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया यहाँ पे, और इस भी रीजन में दोनों जगह में थोड़ा आपको दिखेगा। फिर काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में, आपका मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में काली मिट्टी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और फिर लास्ट आप देखिएगा कि लास्ट जो है लेटेराइट एक सॉइल होता है। ठीक है, और ये आपको जो डार्क ब्लैक कलर आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल, और यहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा शुष्क मृदा यानी एकदम अनफर्टाइल, जिसको थार डेजर्ट वगैरह वाला रीजन वाला सॉइल को हो, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक क्विक व्यू ले लीजिएगा, आप जगह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। माउंटेन रीजन में माउंटेन सॉइल, बिहार यूपी में जलोढ़ मिट्टी, और आपके उसके नीचे छोटा नागपुर में आपकी लाल,
और काली मिट्टी महाराष्ट्र के तरफ इन सारे रीजन में, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका जो भी आपका जो शुष्क है यहाँ पे, और जो भी आप क्या कह सकते हैं लेटेराइट जो है आपका कोस्टल रीजन में खासकर हुआ था, लेकिन फिर भी बीच में भी थोड़ा सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये क्विक व्यू आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। कुछ खास पॉइंट यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स बनते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करें। जलोढ़ मृदा देश की सभी नदी घाटियों में पाई जाती है, डिस्कस हो चुका है। उत्तर बिहार में जो मैदान का हिस्सा है वो जलोढ़ से है। नवीन जलोढ़ जो जलोढ़ हाल फिलहाल में बना है जिसमें फर्टिलिटी ज़्यादा है, उसको खादर कहते हैं, और पुराने को बांगर कहते हैं, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें उगती हैं। काली मृदा में एल्युमिनियम और लौह होता है। क्वेश्चन आता है ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ, तो एल्युमिनियम और आयरन, ठीक है। और पूछेगा कि आपको रेड सॉइल लाल मिट्टी कैसे बनती है, तो आयरन ऑक्साइड। कुछ चीज़ें ऐसी क्वेश्चन बनती है तो आप इसको कह सकते हैं। लोकेशन देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरह में आपकी काली मिट्टी की बारे में बात की गई है। लिस्ट में भी अभी आप देखें लाल पीली मृदा जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पे आपको मिलेगी, और लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। चलिए फिर अब अपर्दन जिसको इरोजन कहते हैं, ठीक है। इरोजन मतलब होता है मिट्टी के ऊपर का लेयर हट जाना या मिट्टी का टूटना। सतही अपर्दन जो होता है वो हवा के वजह से, पानी की वजह से, यानी अगर मान लीजिए मिट्टी का ये लेयर है और यहाँ से हवा चली, ठीक है, तो ये मिट्टी के लेयर को उड़ा के लेके चली जाएगी। पानी बही तो कुछ ऊपर का चीज़ लेके चली जाएगी, उसे सतही अपर्दन कहते हैं। और जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका अपर्दन होता है, जहाँ पे ऊपर खाबड़ क्षेत्र होती है। उसके बाद बात करें मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, वो टेरेस फार्मिंग, ढलान पे पेड़ लगा दीजिए, बंजर भूमि में घास लगा दीजिए, फसल चक्र यानी फसल बदल के यूज कीजिए, वैज्ञानिक तरीके अपनाइए, और जैविक खाद का उपयोग कीजिए, ना कि रासायनिक खाद का, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारा पैसिफिक यानी प्रशांत लगभग 50%, अटलांटिक लगभग 25-26%, हिंद महासागर 20% इतना है, ठीक है। इतना पानी होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि ये सारा पानी खारा है, आपके यूज का नहीं है। चलिए, और हम लोग पानी के लिए किस पे डिपेंडेंट है, एक चक्र होता है जिसका नाम है आपका वाटर साइकिल, जिसके जल चक्र भी कहते हैं। अगर पूरे जल को 100% माने तो 97% जो पानी है हमारा 100 kg में 97 kg महासागर में है। 2% ग्लेशियर बर्फ बना हुआ है, 0.6% अंडरग्राउंड वाटर है, और टोटल 1% ही मानो तो नदी झील ये सब तालाब के में है। मतलब कि आप जो पानी पीते हो ये 2+1 पे डिपेंडेंट हो। ये 2 तो चलिए धीरे धीरे बर्फ पिघलेगा, एक तो नदियाँ में है, उसमें भी आप कौन नदी से पी रहा है, आप तो अंडरग्राउंड वाटर पीते हो, ज़मीन के अंदर का पानी। और ज़मीन के अंदर के पानी की बात करें तो वो है 0 पॉइंट कितना था 0.68 यानी मान लो 0.7, बहुत कम। यानी 100 लीटर 100 kg में आप लगभग 700 ग्राम पानी इस अर्थ पे जो है वो आपके यूज का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी दिया भी हुआ है कि भारत विश्व का लगभग 16% जनसंख्या रखता है, लेकिन 4% स्वच्छ जल है, और भारत में ब्रह्मपुत्र वार्षिक जल प्रवाह सबसे ज़्यादा है। मीन्स ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे ज़्यादा जल पास करती है, ठीक है। यहाँ पे पीने लायक पानी 1% से कम है, ये लिखा गया है, ठीक है। और बहुत सारे कॉज हैं जिससे आपका जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। इसके कॉज आप देख सकते हैं डिफरेंट हैं, ये आपको पता भी है, एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, जल संरक्षण के कुछ उपाय वगैरह डिस्कस किए गए हैं। जैसे आप कुछ क्वेश्चन इसे कर लें, जैसे पृथ्वी का कितना प्रतिशत स्थल है, स्थल अगर बात करें तो 29%। विश्व की सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, मैदानों में, नदियों के किनारे। भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है, भूमि का जो होगा भू राजस्व विभाग रखेगा, ठीक है। भूमि उपयोग के कितने प्रमुख वर्ग हैं, ठीक है। भूमि उपयोग के कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो भूमि उपयोग में आप देख लो कितने वर्ग थे, एग्जैक्ट नंबर
यहीं पे था, किस किस चीज़ के लिए आप भूमि का उपयोग करते हो, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपके 5 थे, वन क्षेत्र की भूमि कृषि के लिए, प्रति अन्य कृषि योग और शुद्ध भूमि, 5 यहाँ पे आपके वर्ग थे। तो इससे इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, और भी इसमें है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है वन और वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ जंगली जानवर और चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें, इससे जो की क्वेश्चन आता है, जैसे कि आजकल समाज को पर्यावरण संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामूहिक वानिकी कहते हैं। इसका की क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन का प्रतिशत मिजोरम है, लेकिन सबसे ज़्यादा वन किसी के एरिया में लगा हुआ है तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि किसी का 100 किलोमीटर मतलब एरिया है, उसमें किसमें सबसे ज़्यादा लगा है, तो 91.2% आपका मिजोरम में लगा है, यानी इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है, तो जिसके पास जितना बड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा कौन रखा है, तो उसमें आपका मध्य प्रदेश रखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे अर्थ में जो भी लैंड का हिस्सा है उसमें 33% वन होना चाहिए, ठीक है। विश्व लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये सब चीज़ आपको कही जाती है। फॉरेस्ट को आपको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। एक प्लांट के बारे में है कि हिमालयन यव नामक पौधे से रसायन से आपको क्या होता है, कैंसर का इलाज भी होता है, ये आपका यूज़फुल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक की पॉइंट और भी है कि वन में आप जानते हैं कि सदाबहार, पतझड़, शुष्क, पर्वतीय, डेल्टा, बहुत तरह के वन होते हैं और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। कहा जाता है कि अमेज़न में जो सदाबहार होता है, सदाबहार का मतलब उसका पत्ता एक ही बार सारा नहीं गिरता है, कुछ के गिरते हैं तो कुछ के हरे रहते हैं, इस वजह से उसे सदाबहार कहा जाता है। और इसे अमेज़न में सेल्वा कहते हैं, ठीक है। अमेज़न जो आपका दक्षिण अमेरिका में है उसे सेल्वा कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग के रीजन में आप कह सकते हैं जो वन है वो आपका पतझड़ है, जिसमें एक ही टाइम में सारे पत्ते गिरते हैं, खासकर ग्रीष्म ऋतु में जो पत्ते होते हैं गिरते हैं। अगर एक बार गुजर जाए हम लोग तो सदाबहार वन हमें देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में। इस रीजन में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप मेघालय वगैरह देखोगे कि यहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा होती है। हम लोग में ग्रीष्म में के ऋतु में पेड़ ट्रांसपेरेशन यानी पानी के का को मतलब पानी के आप कह सकते हैं पानी उनसे निकले ना, इससे रोकने के लिए वो क्या करते हैं, पेड़ पत्तों को गिरा लेते हैं। ये जो आपका पूरा इलाका है ये पूरा शुष्क है, उसमें शुष्क मिट्टी, शुष्क आपका वन भी मिलते हैं, पूरा कैक्टस वाला, ठीक है। और जो आपका ये रीजन है यहाँ पर भी आपको सदाबहार मिलेंगे। थोड़ा सा इसका कॉज है कि ये कोस्टल रीजन है, ठीक है, इसकी वजह से भी यहाँ सदाबहार वन मिलते, केरल वगैरह में आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे माउंटेन है तो पर्वतीय वन ही मिलेंगे, कॉनिफर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। और फिर ये डेल्टा रीजन है तो डेल्टा रीजन है तो डेल्टा रीजन में आपको यहाँ एक डेल्टा रीजन यहाँ पे है और एक डेल्टा रीजन यहाँ पे है, इन दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी शुष्क और यहाँ पर भी शुष्क। तो एक जनरल सा क्विक व्यू ले लीजिए, आपको वन के बारे में अंदाज। तो वनों की उपयोगिता ये तो डिस्कस करने तो ये आप समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उस पर देख लें। ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेश में हुआ है। पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन हैं जैसे सुंदरी, मैंग्रोव, दलदली वृक्ष की प्रधानता है। मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के तटीय भाग में पाते। ये लोकेशन के बारे में बात की गई। अब यहाँ पे मैंग्रोव के बारे में बता दूँ, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, मैंग्रोव एक प्लांट का भी नाम है, ठीक है, जो अपने जड़ों से ऑक्सीजन लेता है। साइंस में ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो अपने जड़ को अपने दलदलीय क्षेत्र में अंदर से बाहर निकालता है और उससे आप कह सकते हैं कि अपने अंदर गैस का संचरण करवाता है, ठीक है।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उपयोगिता में तो ढेर सारा है कि औषधि में बहुत सारा चीज़। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स इससे बनते हैं कि सरकार द्वारा वन एवं वन्य के जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए गए हैं। 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों को रेड डेटा बुक, क्वेश्चन आता है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, क्वेश्चन में रहेगा आपको एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट, इन सारे चीज़, तो आपका आंसर होगा एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट यानी पादप प्रजातियों का। ठीक है। इसके बाद हम बोले कि अंतर्राष्ट्रीय में विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ, ठीक है, और कह सकते हैं इससे अनेक कार्यक्रम चले, इनसे बहुत सारे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए। इस समय देश में 85 उद्यान हैं, 448 अभ्यारण्य और 16 आपके जैव मंडल क्षेत्र हैं। ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको देखने को मिलेगा कि कांवर झील पक्षी विहार, गया में, बेगूसराय में आपका कांवर झील पर, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि रिजर्व जिसको कहते हैं, ये आपके यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते। कुछ क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें 10 लाख तरह की आपकी, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। क्वेश्चन एक बार मैं क्विक व्यू दे देता हूँ। राष्ट्रीय पर अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है पता ही आपको, उभयचर कौन सा है ये भी आपको पता ही है। ठीक है, कछुआ होगा। रेड डेटा बुक क्या है, ठीक है, अभी जस्ट डिस्कस किए। उद्यानों की संख्या कितनी है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की ये भी डिस्कस किए, 85 ही होगा। ठीक है, और वन है तो ये सब बनाने का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं खनिज के बारे में। खनिज यानी आपके मिनरल्स, कहाँ पे कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो खनिज क्या होता है, आप जानते हैं कि जो अब क्वेश्चन आता है चट्टान और खनिज में क्या अंतर है। देखिए, चट्टान एक रॉक यानी आप कह सकते हैं सॉइल पार्टिकल, मिट्टी का, या आप कह सकते हैं उसी का एक ठोस रूप हो सकता है। लेकिन जब वही चट्टान में कोई खनिज उपलब्ध रहता है तो उसको ओर कहने लगते हैं। तब ये चट्टान और ये चट्टान में अंतर हो जाता है, ये इससे कीमती हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे यूजफुल है। ठीक है, चट्टान खनिज एक संसाधन है, मान लिया जाता है जब चट्टान खनिज को एक मान लिया जाता है, जबकि अंतर है खनिज मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों से भूपटल बना हुआ होता है, परंतु किसी भी चट्टान से खनिज नहीं मिलती, विशिष्ट खनिजों के लिए विशिष्ट चट्टान। अब जैसे खनिज के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार से बांटा गया, एक धात्विक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। धात्विक में भी एक लौहयुक्त यानी कह सकते हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, एक अलौह जिसमें आयरन की मात्रा बहुत कम हो। अधात्मिक में कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, कार्बन की नहीं हो। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जनरली आप मेटेलिक नॉन मेटेलिक इन 2 तो ज़रूर याद रखिए। चलिए, लौह अयस्क की बात करें, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो खनिज है, हर चीज़ में लोहा यूज करना है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लोहा जो है आपके किस ओर से प्राप्त होता है। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये 4 हैं। ठीक है, कहा जाता है सबसे ज़्यादा अमाउंट मैग्नेटाइट में पाया जाता है। मतलब अगर 1 kg आपको ओर लिए तो 1 kg में लगभग 80% आपको अगर लोहा चाहिए तो इसमें मिलेगा। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हेमाटाइट, मतलब ऐसा वाला बहुत कम है ओर, लेकिन हेमाटाइट सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। अब इसका अलग अलग जगह दिया है कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं आपके दुनिया में। आप इसको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में करें तो आपका उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, ठीक है, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में, आपको मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों में लोहा आपको अवेलेबल है। ठीक है, लौह का कुल अनुमानित है आपका ये है 3,70,000 करोड़ टन। जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त होती है उन्हें अयस्क कहा जाता है। ये बात किए
1951 में देश में लोहा की उत्पादन 30 लाख टन थी, जो 2009 में 2010 लाख टन हो गई। देखो कितना मल्टीपल्स में हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा मैंगनीज। ये भी एक लौह में ही आता है। तो मैंगनीज के अयस्क का नाम है पायरोलूसाइट, ये याद रखना पड़ेगा। साइलोमेलेन और रोडोनाइट। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन मैंगनीज का अयस्क नहीं है। ये तीनों नाम रहेगा, साथ में एक दे देगा लोहा वगैरह वाला, तो आपको इसको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, मेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जम्मू कश्मीर रीजन में तो ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इस रीजन में जो है उसको डिस्कस करते हैं। अगर बात करें तो अवरक, जिसको जो हमारे झारखंड में, आप कह सकते हैं बिहार के पास जो झारखंड है वहाँ पे आपको प्रेजेंट है। बिहार में भी इसका अमाउंट है, लेकिन झारखंड पूरे देश में सबसे ज़्यादा अवरक है। तो अवरक होता क्या है, कभी ये आप अबीर वगैरह खेलते होंगे तो उसमें देखते होंगे चमकने वाला एक चीज़ जो होता है वो अवरक है, मिनरल है। उसका और भी यूज होता है, डिजीज़ मेडिकल लाइन में बहुत जगह यूज होता है। दूसरा बॉक्साइट है। ठीक है, बॉक्साइट आपको एल्युमिनियम की ओर को कहते हैं। ठीक है, लौह अयस्क का आयरन आप देखिए कहाँ कहाँ है, ये आपको चीज़ें दिखेगी। बॉक्साइट यहाँ है और लौह अयस्क आपको यहाँ 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 बहुत जगह है। ठीक है, मैंगनीज जो है आपका यहाँ है, बहुत जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। रीजन आप इसको समझ जाइए। चलिए अब जो अंडरलाइन पार्ट है, अब नेक्स्ट आता है तांबा। ठीक है, आप इसको कॉपर भी कहते हैं ना। चलिए तांबा के बारे में कहें, ये अलौह है। इसके अयस्कों में चाल्कोपाइराइट, क्राइसोसाइलाइट, कोबालाइट और मालासाइट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। राजस्थान में खेतरी में इसकी खान है। ठीक है, अमेरिका में ये बुट्टा क्षेत्र और भी बहुत सारे जगह, और भारत में झारखंड में आपका सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये अवेलेबल आपको मिलता है। चलिए इसके अलावा आपको ये अबरक के बारे में बात की गई है। मैंने बता दिया था पहले इसके बारे में। इसमें बायोटाइट, मास्कोबाइट और फ्लोगोपाइट इसके ओर्स के नाम हैं। झारखंड में कोडरमा, गिरिडीह वगैरह, बिहार में भी मुंगेर वगैरह में मिलती है। बॉक्साइट आप जानते हैं एल्युमिनियम का ओर है। ये एल्युमिनियम प्राप्त होता है गुजरात वगैरह, कच्छ वगैरह। ठीक है, अब रिसोर्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि इसको सोच समझ के यूज़ करें, क्योंकि ये कम है, जितने हैं इनको अच्छे से यूज करना चाहिए। खनिज दो भाग में है, हेमाटाइट, लोहा, ये सारी चीज़ें आप समझ जाइए। फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म होगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मुझे और भी इसकी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और हम धीरे धीरे करके ये क्लास 8 की भी आपकी ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में ज्योग्राफी की ही। फ़िलहाल के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो।